तो हेलो स्टूडेंट्स, बेसिकली अभी हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके थर्ड ईयर बीएससी लेवल का कोर्स है जिसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स। तो इसमें न सिर्फ आप एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं बल्कि इसका एक सेकंड पार्ट भी है, वहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो दो चीज़ें हैं, 2 यूनिट्स रहेंगे एटॉमिक फिजिक्स के और 2 यूनिट्स रहेंगे आपके मॉलिक्यूलर फिजिक्स के। तो टोटल 4 यूनिट्स हैं एक पेपर में। मेरा पेपर नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सेम 5 है, थर्ड ईयर बीएससी सेम 5, तो उसमें एटॉमिक फिजिक्स पेपर नंबर 3 है। तो पेपर नंबर 3 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, जिसमें स्टार्टिंग के 2 यूनिट्स एटॉमिक फिजिक्स हैं और बाकी की जो 2 यूनिट है वो है मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स के बारे में आपने बेसिकली बचपन से जानना शुरू कर दिया था, 9th स्टैंडर्ड से। 9th स्टैंडर्ड से आप सुनते आ रहे हैं एटम्स के बारे में कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर कौन सी चीजें होती हैं, किस चीज से वो बना होता है। तो वो चीजें हो सकता है कि इन द कोर्स ऑफ टाइम आप लोग भूल गए हो, तो मैं वही चीजें बिल्कुल रिवाइज करूंगा। आई विल कंसीडर दैट यू नो नथिंग अबाउट एटम्स, आई जस्ट अज्यूम दैट यू नो नथिंग अबाउट एटम्स। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो हमारे 2-3 लेक्चर्स जो हैं बेसिकली वो एकदम बेसिक्स में जाएंगे और उसके बाद देन विल टेक ऑफ टू द हायर एंड एडवांस लेवल फिजिक्स विच वुड इंक्लूड अ लॉट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एज वेल। सो अभी फिलहाल कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स इस्तेमाल नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अंटिल वी रीच द बोर्स एटॉमिक मॉडल। जब तक कि बोर मॉडल पे नहीं पहुंचेंगे हम लोग एटॉमिक फिजिक्स के बारे में बातें नहीं करेंगे। सो वी विल डिस्कस ओनली द क्लासिकल एस्पेक्ट ऑफ द एटम्स, क्लासिकल वे में उसको डिस्कस किया जाएगा, क्लासिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, सो लेट्स सी। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, ये एटम वर्ड, ये नाम कहां से आता है? तो ये नाम आज से 2450 साल पहले, 2450 years ago, ये दिया था डेमोक्राइटस ने। डेमोक्राइटस along with his teacher Leucippus. Leucippus. So these both guys can be considered as father of atomic physics of the ancient times. Ancient times. ये ग्रीस के लोग हैं, ये दोनों बंदे ग्रीस के हैं। ग्रीस एक कंट्री है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, यूरोप में है। एंड ग्रीस तो बहुत ही फेमस है, वहीं से तो वो अलेक्जेंडर, राजा सिकंदर हमारे इंडिया में आया था, राइट? एंड उसकी लड़ाई यहाँ पे पोरस से हुई थी, पुरु, राजा पुरु जो थे पोरस से हुई थी। सो अलेक्जेंडर ग्रीस से था, पाइथागोरस ग्रीस से था, एरिस्टोटल ग्रीस से था। सो ग्रीस इज अ वेरी वेरी फेमस कंट्री। उसका नाम अभी चेंज हो गया है रिसेंट टाइम्स में, उसका ऑफिशियल नेम हेलेनिक रिपब्लिक है, बट एनीवे उसको ग्रीस ही कहा जाता है इन जनरल। तो ग्रीस में ऐसे कुछ फिलोसोफर्स थे, ल्यूसिपस एंड उसका स्टूडेंट या प्यूपिल कह सकते हैं उस टाइम पे, शागिर्द, शागिर्द, चेला, सबसे इजी लैंग्वेज में। तो चेला था डेमोक्राइटस। ल्यूसिपस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, जो भी चीजें थी वो ऐसा कहा जाता है इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम खत्म हो गई, मिट गई, बर्बाद हो गई। इमेजिन कीजिए साइंस कितना पुराना है। जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 400 साल पहले ये लोग एटम की बातें कर रहे हैं। इन्होंने ही नाम एटम दिया है, इन्होंने एटोमॉस दिया था, एटोमॉस ये नाम दिया था। ए वर्ड जब आता है ना, ए, तो इसका मतलब होता है नो, ए का मतलब होता है नो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? हम लोग लगाते हैं ना, जैसे जैसे थीस्ट, थीस्ट गॉड में यकीन करने वाला, एथीस्ट न यकीन करने वाला गॉड में, एथीस्ट। तो ए वर्ड समझ रहे हैं ना कि ए वर्ड का इस्तेमाल कैसे होता है, नो की तरह इस्तेमाल होता है। और ये जो आगे का जो टर्म है बेसिकली इसका मतलब है कट, नो कट, इनडिविजिबल, नो कट या इनडिविजिबल, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे फर्दर ब्रेक ना किया जा सके। ये लॉजिक थोड़ा ठीक ठाक भी है। इनका क्या कहना था सुनिए, बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिए और समझिए इनका आखिर क्या कहना था। डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस का क्या कहना था? हैज एनीबॉडी कम? इज एनीबॉडी वेटिंग आउटसाइड? नो ना? ओके फाइन, सो लेट्स कंटिन्यू। सो बेसिकली डेमोक्राइटस और जो ल्यूसिपस थे, इन्होंने एटोमॉस नाम दिया एटम को, क्योंकि इनका यह कहना था कि बेसिकली दुनिया इस चीज से बनी है, दुनिया बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनी है। सुनिए, उनको आज के जमाने में जो हम एटम के बारे में जानते हैं ना, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन उन्हें यह बात उनके मन में बैठ गई थी कि दुनिया की हर चीज
बेसिकली कुछ फाइनर पार्टिकल से बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, पार्टिकल से और कुछ बीच में खाली स्पेसेस से, वॉइड से, वॉइड। सो पार्टिकल्स एंड वॉइड, पूरी दुनिया पार्टिकल्स एंड वॉइड से बनी है। द होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ आइदर द पार्टिकल्स और द वॉइड। वॉइड मतलब खाली जगह, तो पार्टिकल्स है और उनके बीच में खाली जगहें हैं, उससे बना हुआ है। उसी को उन लोगों ने एटमॉस नाम दे दिया। ये लॉजिक अच्छा क्यों है? एक अच्छा लॉजिक है। लिसन, आप सोचिए, इन लोग कह रहे हैं अनकट या नो कट, या जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजिबल। आप ये सोचिए, अगर दुनिया इस चीज से बनी है तो इसका मतलब ये किसी और चीज से नहीं बना है। एक एटम, अगर दुनिया एटम से बनी है तो मतलब एटम किसी और चीज से नहीं बना है, क्योंकि अगर एटम किसी और चीज से बना है तो फिर दुनिया उस चीज से बनी है ना, तो दुनिया उस चीज से बनी है। फिर हम आप कैसे कह सकते हैं कि एटम से दुनिया बनी है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इनका लॉजिक उस जमाने के सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही फैंटास्टिक लॉजिक था। इनका ये कहना था कि दुनिया की हर चीज, हर मटेरियल, हर ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और वॉइड से बना हुआ है, खाली स्पेसेस से बना हुआ है, और इसे हम एटम कहेंगे। एटम इसलिए कहेंगे बिकॉज इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये आखिरी है। क्योंकि अगर इसके नीचे भी कुछ और है तो फिर पूरी दुनिया उससे बनी है ना, इससे थोड़ी ना बनी है। आई होप कि ये बात आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो एटमॉस जो वर्ड है, वहीं से धीरे धीरे वो उसका एंग्लिसाइज्ड वर्जन एटम बन गया। इंग्लिश उसकी एटम हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? एटमॉस से धीरे धीरे वो एटम में कन्वर्ट हो गया। वैसे डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस की जो थियरी थी ये बहुत ज्यादा चल नहीं पाई, बिकॉज दीज गाइज वर नॉट दैट फेमस। हालांकि डेमोक्राइटस वाज अ वेरी वेरी ग्रेट एंड इंटेलिजेंट गाय। ही रोट 80 ट्रिटाइजेस। 80 ट्रिटाइज मतलब 80 ग्रंथ लिखे हैं इसने, मोटे मोटे ग्रंथ, बट नन ऑफ देम हैज सर्वाइव्ड इन द होल फॉर्मेट टिल टुडे। सो बेसिकली पार्ट्स में सर्वाइव किया है, वो ग्रंथों ने पार्ट में सर्वाइव किया है। तो हमारे पास काफी सारी जानकारी है डेमोक्राइटस के बारे में, बट इसने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है एटम्स के बारे में, दुनिया के बारे में, दुनिया कैसे चलती है, एंड ऑल दोस थिंग्स। द डोर इज बैंगिंग एंड देयर इज नो वे टू लैच इट। ओके, जस्ट forget it, forget it. So we'll continue. We'll not get distracted. So everybody will look on the board or either at me. Okay? So listen very very carefully कि डेमोक्राइटस और जो ल्यूसिपस है, डेमोक्राइटस और जो ल्यूसिपस है, इन लोगों ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात की। तो ये लोग एंशिएंट फादर्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी कहलाए जा सकते हैं। अब इनके बाद आया एक बहुत ही पॉपुलर इंसान उस जमाने का, न्यूटन, जिसका नाम था एरिस्टोटल। इसका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का नाम आप सभी ने सुना होगा, आई गेस, है ना? एरिस्टोटल का नाम आप सभी ने सुना होगा, अगर नहीं सुने कोई बात नहीं है। एरिस्टोटल जो बंदा है, पुराने जमाने का न्यूटन है, वो इन दोनों की थ्योरीज को उसने डिस्कार्ड कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं यार, मतलब दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वैसे मुझे एटम वेटम ऐसा कोई फालतू चीजों से नहीं बने हुए, बल्कि वो बने हुए हैं 4 चीजों से: धरती, अग्नि, वायु, पृथ्वी, समथिंग लाइक, मतलब व्हाटएवर। मतलब वो एग्जैक्ट 4 एलिमेंट्स क्या थे, आई कांट रिकॉल दैट एग्जैक्टली वो क्या बोला था, 4 चीजें कौन सी हैं, बट उसने ऐसा बोला कि मतलब अर्थ है, फायर है, मतलब वाटर है, ऐसा एयर है, ऐसा 4 चीजों से पूरी दुनिया बनी। एलिमेंट्स आर फोर काइंड्स, आर ऑफ 4 काइंड्स। तो एरिस्टोटल ने वो 4 चीज के बारे में बोला और लोग उसी को बिलीव करने लगे। बिकॉज कभी कभार जब बहुत ज्यादा कोई विद्वान इंसान, बहुत ज्यादा टैलेंटेड इंसान, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान आपको कुछ बोलता है तो आपको उसकी बात पे यकीन करने का मन करता है, राइट? तो बेसिकली लोग इसकी बात पे यकीन करने लगे एंड दे डिस्कार्डेड दिस थ्योरी। डेमोक्राइटस की और ल्यूसिपस की जो थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। इट वेंट इनटू द डस्टबिन एंड इट रिमेन्ड देयर फॉर द नेक्स्ट 2000 years until very recently in 1800 when it was revived. 2 साल तक कचरे के डब्बे में पड़ी रही एटॉमिक थ्योरी। एरिस्टोटल ने डिस्कार्ड कर दिया, फिर उसके बाद उसे किसी ने परस्यू ही नहीं किया। फिर डार्क एजेस भी स्टार्ट हो गए यूरोप में। डार्क एजेस आप लोग कभी विकिपीडिया पे जाके पढ़ सकते हैं डार्क एजेस के बारे में, जहां पे साइंस के बेसिकली जो भी लोग हुआ करते थे उन्हें मार दिया जाता था, क्योंकि साइंस के लिए बोलना मतलब गॉड के खिलाफ बोलने के जैसा माना जाने लगा। तो यूरोप में बेसिकली बहुत सारे लोगों को, किसी को जहर का प्याला पिला दिया, किसी को आग से जला दिया, किसी को कुछ कर दिया, ऐसी चीजें होने लगी। तो साइंस की बातें कोई करना चाहता ही नहीं था, सब घबराए हुए थे। लेकिन फिर बाद में नया जमाना जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोग आए जिन्होंने चैलेंज किया ये अथॉरिटीज को कि भाई ऐसे कैसे, आप हमें बोलने क्यों नहीं दे रहे, जो सच है वो सच है। तो कॉपरनिकस आया, गैलीलियो हुआ, लेकिन उनके साथ भी बहुत ही बुरा सलूक किया गया, उनके साथ भी बहुत सारी चीजें की गई। तो कॉपरनिकस, गैलीलियो,
केपलर, न्यूटन, ये लोगों ने बेसिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपोज किया अथॉरिटीज को और साइंस के बारे में बोलना स्टार्ट किया। तो वहां पर भी साइंस और गॉड की फाइट चलती रही, रिलीजन एंड साइंस की फाइट चलती रही, बट फिर भी अब उतनी वायलेंट नहीं थी वो फाइट। अब डायरेक्टली लोगों को ऐसे खड़े खड़े जला नहीं देते थे, ठीक है। एनीवे, तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 1800s में एक आदमी था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। तो ये जो जॉन डाल्टन था, इसने 1808 में थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी। और इसकी थ्योरी का खास करके एक नाम था, इसके मॉडल का नाम था सॉलिड बॉल मॉडल। सॉलिड बॉल मॉडल, ये सॉलिड बॉल मॉडल ऐसा नॉर्मल इसको कोई कहता नहीं है, नॉर्मली ऐसा नाम कोई यूज करता नहीं है, बट इसका मॉडल अगर देखा जाए तो सॉलिड बॉल की तरह। इसने बिल्कुल डेमोक्राइटस जैसा ही बोला हुआ है। डेमोक्राइटस ने क्या कहा कि पूरी दुनिया पार्टिकल से बनी है और खाली जगह से बनी है, वॉइड से बनी है। तो जो पार्टिकल्स है ना वो इनडिविजिबल है। इसने भी यही कहा कि पार्टिकल इनडिविजिबल है, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। उनके अंदर कुछ होता तो दुनिया उस कुछ चीज से बनी होती, ना कि एटम से बनी होती। तो इसका भी यही मानना था। जॉन डाल्टन की थ्योरी को लोगों ने थोड़ा सा सीरियसली लिया और केमिस्ट लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। और हर रोज नहीं, मतलब अक्सर आप देखेंगे एक एक 2-2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने के गैप से एक एक नया नया एलिमेंट मिलना स्टार्ट हो गया। नए नए एलिमेंट मिलते जा रहे थे और पीरियोडिक टेबल बढ़ता चला जा रहा था। मतलब उस टाइम पे पीरियोडिक टेबल जैसा आज है वैसा नहीं था, वो तो बहुत बाद में जाके रशियन साइंटिस्ट मेंडेलीव ने बनाया, फिर उसको थोड़ा करेक्ट किया मोजली ने। लेकिन बेसिकली एलिमेंट्स मिलते जा रहे थे और लोग नए नए तरीके के जो है रिलेशंस फाइंड करने में लग गए थे। आप लोगों ने शायद वो पढ़ा भी होगा, कुछ लॉ ऑफ ट्रायड्स और ये सब चीजें लोअर क्लासेस में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ऐसे लोग क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे चीजों को। तो जो जॉन डाल्टन है, इसका मॉडल सॉलिड बॉल मॉडल क्यों है? क्योंकि एटम यानी कि पार्टिकल एक बॉल की तरह है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो सॉलिड बॉल हो गया। सॉलिड बॉल इन द सेंस मतलब जो है वो वही अंदर तक है, अंदर कुछ अलग सी चीजें नहीं है, तो सॉलिड बॉल मॉडल। जो भी बाहर है वही अंदर है। अरे जैसे अपना मान लो कि आपने आयरन का बना हुआ बॉल ले लिया, तो बाहर भी आयरन है अंदर भी आयरन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो इसका जो एटॉमिक मॉडल था सॉलिड बॉल मॉडल था। इसका मॉडल चला, केमिस्ट्री वालों ने उसे बेसिकली चलाया, लेकिन फिजिक्स वालों का इस पे ध्यान नहीं था। फिजिक्स वाले कहते थे ये सब केमिस्ट्री का काम है, हम लोग इस पे ध्यान नहीं देना है। वी आर डीलिंग विद मच मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक हाउ द यूनिवर्स इज फॉर्म्ड, लाइक मतलब टेम्परेचर स्केल्स, देन हीट एंड ऑल, हीट इंजन्स, उस पर काम करना है। तो हमारे पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट द एटॉमिक थ्योरी एंड ऑल। तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बीच में एक आध बार और भी एक थ्योरी आई 1867 के आसपास, जो कि विलियम थॉमसन ने दी थी। विलियम थॉमसन ने 1867 के आसपास एक थ्योरी दी थी जिसको वॉर्टेक्स थ्योरी कहते हैं। वॉर्टेक्स थ्योरी, इस चीज के बारे में आपको किसी भी दुनिया की किताब में नहीं मिलेगा। इन जनरल जहां तक मैं जानता हूं, कोई भी फेमस किताब के अंदर इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। फेमस किताबों में जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें नहीं लिखा हुआ इस थ्योरी के बारे में, बट इसने ये थ्योरी दी थी। वैसे है कौन ये विलियम थॉमसन? ये कोई अनजाना इंसान नहीं, आप सभी इसको जानते हैं, वो भी बहुत ही दिल से, बहुत ही करीब से जानते हैं आप लोग। ये है लॉर्ड केल्विन। कौन है ये? लॉर्ड केल्विन, जिसका टेम्परेचर स्केल हम पढ़ते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो विलियम थॉमसन एक साइंटिस्ट था, बहुत यंग उम्र में वो बेसिकली प्रोफेसर बना, बड़ा साइंटिस्ट बना, सीनियर साइंटिस्ट, एंड फिर बाद में रॉयल सोसाइटी में भी चला गया। एंड वही नहीं, मतलब वहां का प्रेसिडेंट भी बना, प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी, जो कि इंग्लैंड में है एक जगह। इंग्लैंड में बेसिकली रॉयल सोसाइटी करके चीज है, जो कि बहुत ही एलीट लोगों की सोसाइटी है। वहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा ब्रेनी लोग, जिनके पास ज्यादा दिमाग है, बहुत ही ज़हीन लोग, वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो वो लोग रहते हैं वहां पे और दुनिया के लिए साइंस बनाते हैं। वो सोसाइटी आज भी है, लेकिन आज उसका वो इंपॉर्टेंस नहीं रह गया जो आज से 200 साल पहले हुआ करता था। 200-400 साल पहले वो एक सोसाइटी मानी जाती थी कि उसने जो बोला वो फाइनल अथॉरिटी है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं दुनिया में साइंस में। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये है लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड उसका नाम क्यों पड़ गया? बिकॉज उसको सिलेक्ट कर लिया गया था इंग्लैंड की राज्यसभा में, अपर हाउस। इंडिया में 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट में, एक है बेसिकली लोकसभा, निचला हाउस, लोअर हाउस, जिससे प्रधानमंत्री चुना जाता है इन जनरल। वैसे राज्यसभा से भी चुन सकते हैं, बट लेट मी नॉट टीच यू पॉलिटिकल साइंस राइट नाउ, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस अपर हाउस। वैसे ही वहां पर भी लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो उसको राज्यसभा में चुन लिया गया। राज्यसभा में वही लोग चुने जाते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड्स में कुछ एकदम डिस्टिंग्विशिंग वर्क किया गया, मतलब कुछ काम किया। जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर हैं। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में बहुत अच्छा काम किया है,
तो ऐसा अगर आपने अपनी फील्ड में बहुत कुछ हासिल किया तो आपको राज्यसभा का मेंबर चुना जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट एंड द अदर पीपल एज वेल। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो चुना गया था, इसलिए उसका नाम लॉर्ड केल्विन पड़ गया। नोबिलिटी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स नोबिलिटी मानी जाती है। नोबिलिटी मतलब जो राजा के सबसे क्लोजेस्ट लोग होते हैं। तो इंग्लैंड में तो क्वीन किंग्स है ही ना, तो उनके सबसे जो क्लोज लोग होते हैं, सलाहकार, उनमें लॉर्ड केल्विन का नाम जुड़ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? गुड। ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई क्योंकि बहुत ही अजीब थ्योरी थी भाई। वॉर्टेक्स वाली थ्योरी बहुत ही अजीब थी। इसके हिसाब से तो आसमान में बेसिकली कुछ धुएं धुएं टाइप के धागे बंधे हुए हैं, नॉट बंधी हुई है, गांठें, नॉट, यू अंडरस्टैंड, नॉट, गांठ बांधना, जैसे नॉट बंधे हुए हैं और नॉट्स के कुछ शेप्स हैं बेसिकली। और जो वॉर्टेक्स है एंडलेस है, वैसा आइटम दिखता है, मतलब कुछ हवा में, और वो ईथर में फ्लोट करता है। ईथर करके कुछ एक मीडियम है जिसमें फ्लोट करता है पूरी दुनिया में। तो बहुत ही अजीब सी थियरी थी जिसको ज्यादा लोगों ने भाव नहीं दिया और थियरी चली गई। 1897 में एक और थियरी आई। 1897 में आप टाइमलाइन देख रहे हैं, पहले 2450 साल पहले, यानी कि 450 बीसी, 450 बीसी, बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? 450 बीसी में पहले डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस है, उनकी उसके बाद फिर 2000 साल तक अंधकार है दुनिया में। उसके बाद में नए जमाने में जॉन डेल्टन है, जॉन डेल्टन 1808 में, जो कि दे रहे हैं सॉलिड बॉल मॉडल। उसके बाद में वॉर्टेक्स थ्योरी आई 1867 में, विलियम थॉमसन यानी कि लॉर्ड केल्विन, ठीक है। इसके बाद में 1897 में एक बहुत ही जबरदस्त डिस्कवरी हुई जिसके लिए 1906 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। कौन सी डिस्कवरी थी बताइए? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। किसकी डिस्कवरी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम? जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन। जे थॉमसन जो है बेसिकली उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, पहला पार्टिकल जो एटम में से निकला। अरे जॉन डेल्टन का कहना था कि एटम तो इनडिविजिबल है, एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन एटम में से तो निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो वहीं पे जॉन डेल्टन की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। 1897 में जो ये है इसकी थ्योरी, उसको अबैंडन कर दिया गया। कहा गया कि ये बिल्कुल गलत थ्योरी है, एटम के अंदर से कुछ निकलता है। अब आप पूछेंगे सर कैसे निकला, क्या निकला? तो इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वो हमारे सिलेबस में हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। ये सब बहुत ही बेसिक लेवल पे 11th 12th लेवल पे बताने वाली कहानियां हैं। बट ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट में कि बेसिकली कोई इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होते हैं ना, ग्लास ट्यूब, जिसमें से बहुत ही लो प्रेशर पे गैसेस होती हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक वैक्यूम होता है उसके अंदर। तो ग्लास ट्यूब के अंदर कैथोड एनोड लगे हुए थे और इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज पास किया। किसने पास किया? जे थॉमसन ने। अंदर गैस थी तो उसने ये देखा कि कैथोड में से कुछ निकल रहा है। अच्छा, वो नजरों से दिखाई नहीं देता है, नेकेड आई सी यू कैन नॉट सी इट, लेकिन बीच में कहीं पे मान लो कि एक ऑब्स्टेकल लगा हुआ है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ रीजन की वजह से जे थॉमसन ने कैथोड एनोड के बीच में कुछ लगाया। अब ये चीज जो लगी है बेसिकली इसकी परछाई सामने एनोड पे बन गई। जस्ट इमेजिन, कैथोड एनोड के बीच में कुछ लटक रहा है और इसकी परछाई एनोड पे बन गई, तो इसका मतलब यहां से कुछ रेज आ रही होंगी और उसकी वजह से यहां पे परछाई बन रही होगी कैथोड में से। तो जे थॉमसन ने उसे कैथोड रेज कहना स्टार्ट किया, जे थॉमसन ने। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, संभाल के जाइए, डोंट टच द कैमरा, ओके। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि जो जे थॉमसन था उसने उसे कैथोड रेज कहना स्टार्ट किया। अब कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और उससे उसका चार्ज टू मास रेशियो निकाला। तो जे थॉमसन जो था उसने सबसे पहले दुनिया में चार्ज टू मास रेशियो E/m कैलकुलेट किया। आई गेस इट्स नॉट वेरी विजिबल इन द कैमरा बट इट्स E/m। सो E/m चार्ज टू मास रेशियो, ये कैलकुलेट किया किसने? जे थॉमसन ने। चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का, उस कैथोड रेज का, और बाद में उसको इलेक्ट्रॉन बोलना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, समथिंग विच इज फ्लोइंग, विच इज हैविंग सम चार्ज, सो इलेक्ट्रॉन करके नाम दे दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया था 1897 में। 3 साल के बाद जे थॉमसन ने थियरी भी दी, अपना मॉडल भी दिया, और ये मॉडल बहुत पॉपुलर है। आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है। जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया आपको याद है? 1900 में जे थॉमसन ने क्या दिया था भाई? प्लम पुडिंग मॉडल।
This board is very messy and shabby. So basically we are going to change this in about a week. So let's wait for that. It's not very clear. So I have not written it very properly and I have not utilized the board very effectively. Please forgive me for that. But anyway, I think somewhat it's visible, and anyways, this is an introductory lecture. So we are not going to write very big derivations here. So it's okay. We can just deal with this thing right now. So 1900 में plum pudding model दिया गया. Plum pudding model को बेसिकली हम लोग देसी भाषा में वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं. वाटरमेलन मॉडल याद आ रहा है? बचपन में पढ़ा था. अरे वाटरमेलन तरबूज वाला मॉडल जिसमें एटम जो है ना वो पूरे एक तरबूज की तरह है और उसका जो वो फ्लैश है ना, फ्लैश अंदर, फ्लैश जो रेड वाला पार्ट हम लोग खाते हैं, यू कैन से वाटरमेलन मीट, ओके, इफ यू विल. सो बेसिकली उसके अंदर जो फ्लैश पार्ट होता है, रेडिश पार्ट, वो पॉजिटिव चार्ज है. ऐसा जे थॉमसन का कहना है. जे थॉमसन का क्या कहना है कि एटम एक वाटरमेलन है और वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है ना वो बेसिकली है पॉजिटिव चार्ज और अंदर जो बीज होते हैं ना वो है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहता है वाटरमेलन के अंदर, ऐसा उसे कहना था. अब आप बोलेंगे सर इतना वाहियात मॉडल कौन सोच सकता है, ये तो बिल्कुल बकवास सा लग रहा है. नहीं, लिसन, इसके पीछे रीजन है. कोई साइंटिस्ट कुछ भी ऐसे ही बकवास नहीं करता है, उसके पीछे बहुत लॉजिक रहता है. जे थॉमसन ने इन 3 सालों में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से लेकर मॉडल प्रपोज करने के बीच में 3 साल लगातार मेहनत की प्लस चार्ज निकालने की. कैथोड में से प्लस चार्ज निकालने की. कैथोड में से माइनस निकल रहा है, कैथोड में से माइनस निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और आगे जा रहा है एनोड की तरफ. उसने बहुत ट्राई किया प्लस निकालने का, पर वो प्लस नहीं निकाल पाया. उसने हीटिंग की, उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किए, उसने हाई मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई की, बट वो प्लस को कभी सेपरेट नहीं कर पाया. तो उसको ये बात का यकीन हो गया कि एटम के अंदर से प्लस चार्ज निकल ही नहीं सकता. प्लस चार्ज कहीं तो फंसा हुआ है. उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि प्लस चार्ज कभी बाहर नहीं आ सकता. जब भी कुछ करते हैं, जब भी उसको पर्टर्ब करते हैं, शेक करते हैं एटम को, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमेशा नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन ही बाहर आता है. पॉजिटिव चार्ज इतनी मेहनत के बाद भी बाहर नहीं आ रहा, इसका मतलब वो बाहर आ ही नहीं सकता, ऐसा उसे यकीन हो गया. इसलिए उसने ये हाइपोथेसिस दिया, ये मॉडल दिया कि एटम जो है वो बेसिकली पूरा पॉजिटिव चार्ज है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज ऐसे बीज की तरह लगे हुए हैं. अरे अगर आप एक वाटरमेलन लोगे, उसे काटोगे आधा और उसे पीछे से ठोकोगे, पीटोगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स गिर सकते हैं ना, वो फ्लैश थोड़ी ना गिरेगा पीछे से. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो उसको लगा कि इतना कुछ करने के बाद भी एटम में से कोई प्लस वाली चीज बाहर नहीं आ रही है, इसका मतलब प्लस बाहर नहीं आ सकता. तो प्लस फैला हुआ है बाहर, इट्स स्मीयर्ड आउट एंड द इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन इट लाइक द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन. वैसे प्लम पुडिंग जो है, ये पुडिंग यूरोप में काफी ज्यादा चलती है, अपने इंडिया में भी चलती है. पुडिंग में प्लम्स लगे हुए हैं, या फिर वो जो आप लोग के घर पे नहीं वो पाव वाला आता है, बेसिकली कुछ मफिन्स लेके, केक्स होते हैं छोटे छोटे से, मफिन्स कहते हैं उन्हें, और उसमें चेरीज लगी हुई होती है. तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मफिन चेरी मॉडल काइंड ऑफ थिंग. सो ये प्लम पुडिंग मॉडल है जो 1900 में जे थॉमसन ने दिया. अब जे थॉमसन जो था इसको 1906 में नोबेल प्राइज मिल गया. सो ये मॉडल देने के बाद 1906 में ही गॉट द नोबेल प्राइज. तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली. आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं कि 1906 में जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिल गया. अरे भाई, नोबेल प्राइज अभी भी नया नया स्टार्ट हुआ था. 1901 में रॉन्टजेन को मिला. रॉन्टजेन, विल्हेम कॉनरेड रॉन्टजेन, एक्सरे वाला, जिसने एक्सरे की डिस्कवरी की थी. रॉन्टजेन मालूम है कि नहीं भाई? रॉन्टजेन, ROENTGEN, रॉन्टजेन, कॉनरेड रॉन्टजेन, विल्हेम कॉनरेड रॉन्टजेन, सर विल्हेम कॉनरेड रॉन्टजेन. नाम बताते बताते पहुंच जाएगा. ओके, सो बेसिकली लिसन, सर विल्हेम कॉनरेड रॉन्टजेन 1901 का नोबेल प्राइज. ऐसे आई थिंक 1903 का, आई कांट रिकॉल ईच एंड एवरीवन, बट 1903 का दैट वाज दिस लॉर्ड रेलीग क्राइटेरियन एंड ऑल. आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफ्रैक्शन में, वेव ऑप्टिक्स में. सो लॉर्ड रेलीग जो था बेसिकली उसको 1903 का मिला हुआ है. एंड देयर वर मेनी पीपल. 1906 में इसको मिला है एंड आगे भी और भी बहुत सारे लोगों को मिलता है नोबेल प्राइज. 1900s में स्टार्ट हुआ है. उससे पहले बहुत सारे लोग हैं जो बहुत डिजर्व करते हैं. न्यूटन तो कम से कम 5 से 10 नोबेल प्राइज डिजर्व करता है. उसने मैथ्स भी बनाया है, ग्रेविटी के बारे में बात की है, हर चीज के बारे में बात की है उसने. माइकल फैराडे डिजर्व करता है. कार्ल फ्राइडरिक गाउस
डिजर्व करता है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल डिजर्व करता है बहुत सारे नोबेल प्राइजेस। बट एनीवेज, सो लिसन वेरी केयरफुली, 1906 में जो है नोबेल प्राइज जो था बेसिकली थॉमसन को दे दिया गया। ये जे थॉमसन है बाय द वे, विलियम थॉमसन इज डिफरेंट। वो कौन है? विलियम थॉमसन, ये है आपका लॉर्ड कैल्विन। और ये जो मॉडल जिसने दिया है प्लम पुडिंग मॉडल, ये जे थॉमसन है। वैसे फिजिक्स में ना बहुत अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं, बल्कि फिजिक्स में क्या, इस दुनिया में बहुत अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। आपको यकीन नहीं होगा, 1897 में जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया इसने, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन को नोबेल प्राइज किस बात पे मिला? ये साबित करने के लिए कि एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। मतलब मैटर हैज सम पर्टिकुलर नेचर। जो मैटर है, मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है। ये बात बोलने के लिए थॉमसन को, जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला। लेकिन ठीक 20 साल के बाद उसके बेटे को, जिसका नाम था जे थॉमसन, जे थॉमसन, आई गेस, आई कांट रिकॉल, बट ऐसी कुछ है, तो उसके बेटे को नोबेल प्राइज मिला। ये बात साबित करने के लिए कि उसका डैडी गलत है, अपने डैड को गलत प्रूव करने के लिए, बल्कि ये सिर्फ साबित करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेवी नेचर है, प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, ये साबित करने के लिए बेसिकली उसे भी नोबेल प्राइज मिला। सो दुनिया बहुत ही अजीब है कि पापा ने एक चीज साबित की, नोबेल प्राइज मिला, फिर बेटे ने पापा को गलत साबित किया और फिर नोबेल प्राइज मिला। बाप बेटे का झगड़ा जमाने से चला रहा है। एनीवे, वैसे उनके बीच में झगड़ा था कि नहीं, आई डोंट नो। सो एनीवे, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो 1906 में मिला नोबेल प्राइज आपका जे थॉमसन को। ये मॉडल अच्छा खासा चल रहा था, बट ज्यादा टाइम टिका नहीं, क्योंकि इसके जो स्टूडेंट्स थे, दे वर वेरी वेरी स्मार्ट। इसके पास जो स्टूडेंट्स थे, दुनिया भर से आए हुए लोग, इसके पास था जैसे कि एक बच्चा जिसने क्लास में उठ के से सवाल पूछा कि सर आपका ये मॉडल में बहुत गड़बड़ है, मैं इसे साबित करूंगा इस मॉडल में कुछ मिस्टेक है। जे थॉमसन ने बोला ठीक है, मतलब अच्छी बात है, आप साबित करेंगे मुझे गलत, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। दैट गाय वाज रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। सो जो रुदरफोर्ड था वो इसी का स्टूडेंट था। तो रुदरफोर्ड ने बेसिकली जे थॉमसन को गलत साबित किया, और 1911 में, ठीक 5 साल के बाद, नोबेल प्राइज मिलने के 5 साल बाद, 1911 में रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया जिसका नाम था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। पता नहीं इतना क्लियरली इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बट एनीवे, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, रुदरफोर्ड की थ्योरी, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये क्या मॉडल था? आपको याद होगा कि रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था गोल्ड फॉयल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था गोल्ड फॉयल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। याद आ रहा है सभी को कि नहीं याद आ रहा है? जिसमें गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स फेंके गए थे, फिर अल्फा पार्टिकल्स किस तरीके से स्कैटर हुए थे, कौन कौन से एंगल पे स्कैटर हुए थे, उसको डिटेक्टर में डिटेक्ट किया गया था, और उससे प्रेडिक्ट किया गया था कि अंदर क्या होता है एटम के। रियलिटी में रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। रुदरफोर्ड ने अपने 2 होनहार शागिर्दों को, चेलों को, स्टूडेंट्स को चुना था। जैसे हम प्रोफेसर्स बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि हमें कोई एक अपना शागिर्द मिले जो हमारी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करे। तो रुदरफोर्ड के ऐसे 2 स्टूडेंट्स थे, एक का नाम था गाइगर और एक का नाम था मार्सडेन। गाइगर एंड मार्सडेन, लेट मी राइट देयर नेम्स हियर। सो गाइगर एंड मार्सडेन। तो गाइगर एंड मार्सडेन, ये जो 2 स्टूडेंट्स थे, इन दोनों को रुदरफोर्ड ने चुना क्योंकि दे वर वेरी गुड एट डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। दे हैड वेरी वेरी नाइस फाइन दिस थिंग, मतलब उनके हाथ में सोफिस्टिकेशन था कि वो कर सकते थे उस तरीके से एकदम फाइन एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो 2 स्टूडेंट्स थे, ये गए कहीं तो, एंड ये कट करके लेके आए गोल्ड फॉयल, इतना थिन कि इट वाज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। यू नो दैट गोल्ड इज नॉट ट्रांसपेरेंट। गोल्ड जो है, सोना जो है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। सोना जो है उसके थ्रू यू कैन नॉट सी, इट्स ओपेक। बट आपने उसको इतना बारीक, इतना पतला काट दिया, इट इज जस्ट फ्यू एटॉमिक लेयर्स थिक, बहुत ही पतला उसको आपने काटा है, उसका स्लाइस बनाया है कि ऑलमोस्ट उसके आर पार दिख रहा है। एंड वैसे भी लिसन, कलर इज एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी।
एक चीज का कुछ कलर नहीं है, एक एटम का कोई कलर नहीं है। जब बहुत सारे एटम्स नजदीक आते हैं, सॉलिड बनाते हैं धीरे धीरे, तो बेसिकली इमर्ज होता है, कलर इमर्ज होता है। दैट्स अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी। बट एनीवे सो लिसन, सो गोल्ड को बहुत पतला काटा गया, वेरी 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 फाइन, और उसे क्लैंप करके लगा दिया गया किसी स्टैंड पे, और उसके आसपास डिटेक्टर्स रख दिए गए पूरा पूरा घेर के। मतलब मान लो कि ये गोल्ड फॉइल है और यहां से लेके पूरा यहां तक डिटेक्टर्स लगा दिए, जरा सा सिर्फ गैप छोड़ दिया गया दरवाजा, पूरा डिटेक्टर लगाए पीछे से लेके आगे तक। आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है आपका गोल्ड फॉइल, यहां पे आपने डिटेक्टर लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, सब लगाते चले गए, पूरा पूरा कवर कर लिया, सिर्फ छोटा सा गैप छोड़ा है, छोटा सा गैप, जरा सा गैप। वो गैप से क्या करेंगे आप? यहां से अल्फा पार्टिकल फेंकेंगे। अल्फा पार्टिकल की बीम, हाईली एनर्जेटिक बीम, वो आप छोड़ने वाले हैं, गोल्ड फॉइल पे गिराने वाले। तो एक यूरेनियम सोर्स, यूरेनियम जरूरी नहीं है, कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स जो कि अल्फा का सोर्स हो, जिसमें मेजरली अल्फा निकलता हो, ऐसा आपको एक ले लेना है। हो सकता है शायद स्ट्रॉन्शियम हो, प्लूटोनियम हो, थोरियम हो, सो कुछ भी, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर एट दिस पॉइंट राइट नाउ, आई विल हैव टू लुक इट अप कि एग्जैक्टली उसने क्या यूज किया था। बट कोई भी एक रेडियो एक्टिव सोर्स मान लो यूज किया है, रेडियो एक्टिव सोर्स, उसमें से अल्फा निकल रहा है। अरे अल्फा बीटा डीके होता है ना, अल्फा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके, तो अल्फा निकल रहा है। अल्फा निकल के आगे गया और इस होल में से घुसा, मतलब इस जगह में से, स्लिट में से घुसा, डिटेक्टर्स के बीच में से, और टकराया टकराया किस चीज से? गोल्ड फॉइल से। नाउ लिसन, आप जिस इस बात को इमेजिन कीजिए कि ये मैंने आपको एक किताब आपके हाथ में दे दी, किताब है, अभी गोल्ड फॉइल नहीं है, ये किताब ही है, एक्चुअल जो दिख रहा है वो है ये किताब। मैंने आपके हाथ में दी, मैंने बोला मुंह के सामने रखो, मुंह के सामने रखो। मैंने चौक का पाउडर लिया और लेके ऐसा आपके मुंह पे फेंका, तो आपके मुंह पे नहीं जाएगा वो, क्योंकि इससे वो टकराएगा और नीचे गिर जाएगा, है ना? ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट? ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब सोचिए, गोल्ड फॉइल रखा गया, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा गया, सब अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए, सारे अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। अरे कोई भी टकरा के गिरा नहीं, रुका नहीं। 99% अल्फा पार्टिकल्स, 99% अल्फा पार्टिकल्स without any deflection, any deviation, they just went right through the gold foil. So he was very shocked and amazed. रुदरफोर्ड शॉक हो गया, अरे भाई ये मतलब है क्या चक्कर? ये जो चीज एकदम सॉलिड सी दिख रही है, भले पतली लेयर है लेकिन है तो सॉलिड ना यार। अभी सॉलिड है, इसमें से अल्फा पार्टिकल ऐसे कैसे जा सकते हैं? तो उसको ये बात समझ में आ गई कि जो गोल्ड फॉइल है, ये जो एटम से बना हुआ चीज है, एटम के अंदर से पार्टिकल्स निकल के चले गए, इसका मतलब एटम खुद खोखला है। अरे भाई एटम से ही बना है ना, हर चीज एटम से बनी है, और इसमें से अल्फा पार्टिकल्स चले गए, वो भी सारे के सारे ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब ये जो एटम है, जो इस चीज को बना रहा है, जो गोल्ड फॉइल को बना रहा है, वो खुद एक खोखली चीज है भाई, एम्प्टी है, हॉलो है। और हम ये बात आज जानते भी हैं कि एटम इज मोस्टली हॉलो, 99% वॉल्यूम इज हॉलो, मतलब उसमें कुछ रहता नहीं, खोखला रहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो एटम खोखला होगा, ये उसका पहला कंक्लूजन था कि एटम इज हॉलो। ठीक है, एटम एम्प्टी है भाई, खोखला है, खाली है, एटम में से इसलिए अल्फा पार्टिकल्स चले गए। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही कम, मुश्किल से 8-10 हजार में एक या दो ऐसे अल्फा पार्टिकल्स है ना, थोड़ा डिफ्लेक्ट हुए, 1 डिग्री से बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, मतलब घुसे, थोड़े से टेढ़े होकर निकल गए, सीधे नहीं निकले। 99% सीधे निकल गए, लेकिन कुछ मुश्किल से 1 in 8,000 डिफ्लेक्ट हुए एट एन एंगल मोर देन 1 डिग्री। भाई ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे हैं? अब ये बात समझ में नहीं आ रही। तो उस पर रुदरफोर्ड सोचने लगा, चलो इनको तो छोड़ो, 1-8 डिग्री चलो ठीक है, दे दिया उनको। अरे भाई लेकिन कुछ 50 डिग्री, कुछ 90 डिग्री में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इवन 1 in 20,000, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है 180 डिग्री से। अच्छा 180 डिग्री डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज डिटेक्टर जो है वो यहां तक ही है, 180 का मतलब गए और सीधा ऐसे आ गए। बट समझो ना कि 178, 179 व्हाटएवर, इस पे डिटेक्टर पे हिट कर दिया, तो यार जैसा गया वैसा लौट आ रहा है अल्फा पार्टिकल। भले एक है, भले एक है, 20,000 में से एक है। अब बोले सर छोड़ो ना यार, एक आध तो चलता है। अरे कैसे कैसे वापस आया? मैं चौक पार्टिकल फेंक के इसको मारूंगा तो चौक पार्टिकल मान लो बहुत पावरफुल है, बुलेट की तरह इसको चीर के निकल जाएगा, या फिर कमजोर है, टकरा के नीचे गिर जाएगा। अबे बाउंस थोड़ी ना होगा, बाउंस बैक कैसे होगा? नहीं हो सकता है। अल्फा पार्टिकल भी हाथी है, इट्स वेरी हैवी। अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन के जितना मास रहता है। अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस ही अल्फा पार्टिकल है।
If you rip off the 2 electrons of the helium atom, then you will get the alpha particle. Are you understanding it? अल्फा पार्टिकल कैसे बनाने का? हीलियम लेने का, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेने का, तो बन गया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इतना हैवी है, बड़ा है, उसके पास +2 चार्ज है, पॉजिटिव। अभी पार हो जा रहे हैं, चलो गम खा के हम लोग बैठ गए, पार हो गया, अबे वापस कैसे आ रहा है? ये बात बहुत ही शॉकिंग है, वापस कैसे आ रहा है? तो अब रुदरफोर्ड ने कहा अगर अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है जो इसको धक्का मार रिपेल कर रहा है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, प्लस से प्लस रिपल्शन हो रहा है। अच्छा, और हर अल्फा पार्टिकल वापस नहीं आ रहा है, हर अल्फा पार्टिकल वापस नहीं आ रहा है, 1 in 20,000, 1 in 20,000, 1 in 20,000 इतना ही वापस आ रहा है। इसका मतलब एटम पूरा हॉलो है, और वो जो प्लस चीज है वो बहुत ही छोटी सी जगह पर है। एटम पूरा हॉलो है, लेकिन वो जो चीज है जो इसको धक्का मार के रिटर्न भेज रही है वो बहुत छोटी सी जगह में। अरे वरना ज्यादा बड़ी जगह में होती तो हर कोई टकरा के वापस आता, एक ही वापस आ रहा है, छोटी जगह में है। वो चीज छोटी है, ये कंक्लूजन है। वो चीज हैवी भी होना चाहिए, अरे अगर वो हल्की होती तो ये धक्का मार के उसको निकाल देता। वो चीज हैवी है, इसलिए वो नहीं निकल रही, ये टकरा के वापस आ रहा है। तो वो चीज छोटी है, वो चीज हैवी है, वो चीज प्लस है। क्योंकि अगर माइनस होती तो अल्फा पार्टिकल चिपक जाता, न्यूट्रल होती तो अल्फा पार्टिकल टकरा के नॉक ऑफ होकर खुद इधर निकल जाता, बाउंस नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो एटम के अंदर बहुत ही छोटी जगह में एक चीज है जो कि छोटी है, प्लस है, हैवी है, उसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। तो दैट्स हाउ रुदरफोर्ड क्रिएटेड द मॉडल ऑफ न्यूक्लियर एटम, कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस नाम की चीज है जहां पे पूरा का पूरा प्लस चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। अरे प्लस चार्ज अगर फैला हुआ होता है ना, जैसे उसने कहा था, तो वो बाउंस होकर अल्फा पार्टिकल वापस नहीं आता, उसको चीर के निकल जाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अल्फा पार्टिकल बहुत ही हैवी चीज है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? एक लोहे के खंभे पे अगर गोली मारोगे ना तो गोली एक बार को बाउंस हो सकती है, बट अगर वाटरमेलन पे मारोगे गोली तो उसको तो फाड़ के निकल जाएगा ना वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो बिल्कुल वैसा ही है कि अगर प्लस चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ होता ना तो उसको चीर के निकल जाता अल्फा पार्टिकल, लेकिन टकरा के वापस आ रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ छोटी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है पूरा का पूरा मास ऑफ दैट प्लस थिंग। उस प्लस थिंग का नाम न्यूक्लियस रखा गया। दैट्स हाउ द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द रुदरफोर्ड केम इनटू प्ले। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो रुदरफोर्ड का 1911 में मॉडल बना, रुदरफोर्ड रातों रात पॉपुलर हो गया। रुदरफोर्ड की पॉपुलैरिटी का ये हाल था, बल्कि उसके आगे जाके ना फ्यूचर में उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स, उन्होंने ऐसे ऐसे डिस्कवरीज की, ऐसे ऐसे उन्होंने इन्वेंशंस किए कि सबको नोबेल प्राइज मिला है। उसके जो स्टूडेंट्स थे ना, कम से कम उसके 7 स्टूडेंट्स नोबेल प्राइज विनर हैं। रुदरफोर्ड के 7 स्टूडेंट्स नोबेल प्राइज विनर। एक जमाने में कहावत चल गई थी कि अगर नोबेल प्राइज जीतना है तो रुदरफोर्ड के अंडर में जाके काम करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मतलब इतना ज्यादा ये हो गया था। बट वैसे ही फिर इतिहास दोहराता है, इतिहास जो है दोहराता है, घूम फिर के सब चीजें वापस आती हैं। जैसे इसने अपने सर को कहा था, जेजे थॉमसन को, आपका मॉडल गलत है, इसके स्टूडेंट ने, नील्स बोर ने कहा सर आपका मॉडल गलत है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो इतिहास फिर से दोहराया, और ज्यादा देर भी नहीं लगी, 1913 की ही बात है। अब आप बोलेंगे सर स्टूडेंट का स्टूडेंट कैसे आ गया? ये तो खुद स्टूडेंट है, इसका स्टूडेंट कैसे आ गया? 1911 में तो खुद ये मॉडल दे रहा है, 1913 में आप कह रहे हैं नील्स बोर ने मॉडल दिया। नील्स बोर, लिसन, ये कोई बड़ी बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो वहां पे सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनके पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, पोस्ट डॉक्टोरल स्टूडेंट्स होते हैं, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोज। तो ऐसा मान लीजिए कि एक प्रोफेसर है बड़ा सा जिसका नाम है जेजे थॉमसन, उसका एक रिसर्च एसोसिएट या पोस्ट डॉक्टोरल फेलो या जूनियर रिसर्च फेलो वो है आपका रुदरफोर्ड, और रुदरफोर्ड बीएससी के बच्चों को भी पढ़ा रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। ऐसा मान लीजिए जैसे पीएचडी के स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो कभी कभार बीएससी के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो वैसा आप कंसीडर कर लीजिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? वैसा एग्जैक्टली हुआ होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता है, होगा कुछ ना कुछ, बेसिकली लंबी कहानी। आई हैव नॉट डेल्व्ड दैट डीप इनटू दिस स्टोरी, बट इतना मुझे पता है कि स्टूडेंट के स्टूडेंट का स्टूडेंट ऐसा वाला हिसाब है यहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो नील्स बोर ने रुदरफोर्ड को कहा सर आपका मॉडल रॉन्ग है, आपके मॉडल में कुछ कमियां हैं। तो रुदरफोर्ड ने बोला इट्स ओके, मतलब हम साइंटिस्ट लोग हैं, हम लोग बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, तो हम लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, आप मेरी थ्योरी को चाहे तो डिस्कार्ड कर दें, बट सबूत पेश करें, सबूत लेके आए कि भाई मैं गलत क्यों हूं, क्या गलती की मैंने भाई। तो इसने कुछ बातें बोली, नील्स बोर ने
कुछ बातें बोली और इसने गलतियां जो बताई वो डीमेरिट्स कहलाएंगे, रुदरफोर्ड की थियरी के डीमेरिट्स। और फिर लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, तुमने डीमेरिट्स तो बता दिया, तुम्हारा मॉडल क्या है, तुम क्या कहते हो एटम कैसे दिखता है, अगर ये गलत है तो तुम्हारा मॉडल कैसा है। तो इसने दिया प्लैनेटरी मॉडल। प्लैनेटरी मॉडल जिसमें बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स आजू बाजू में चक्कर काट रहे हैं प्लैनेट्स की तरह, जैसे सन की तरह न्यूक्लियस बीच में बैठा हुआ है, जैसे सन है ना सोलर सिस्टम में बैठा हुआ बीच में, वैसे न्यूक्लियस बैठा हुआ है और आजू बाजू चक्कर मार रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। इसने जो मॉडल दिया वो थोड़ा सेमी क्लासिकल या सेमी क्वांटम मॉडल है। इसने क्या कमियां बताई, क्या किया, ये सब हम लोग जानेंगे अगले एपिसोड में, तो हमारे साथ बने रहिएगा। इसके प्रायोजक थे कार्यक्रम के महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और इस चैनल को, इस सीरीज को जारी रखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।